पुराने ज़माने के सूदखोर बड़े अमीर लोग होते थे। उनके पास जो पैसा होता था वो दूसरों को देते थे, उसमें से सूद कमाते थे, दूसरे का सत्यानाश हो जाता था, मगर वो और अमीर हो जाते थे। जदीद ज़माने के सूदखोर उनसे भी ज़्यादा अक्लमंद है। वो कैसे? ऐसे कि वो अपना पैसा नहीं इस्तेमाल करते, वो आपसे पैसा हासिल करते हैं और उससे कर्जे देते हैं और सूद कमाते हैं। और ना सिर्फ ये, हैरान कुन बात यह है कि जदीद ज़माने के सूदखोरों के पास ये भी कुव्वत है कि अगर उनका दिल चाहे तो वो नया पैसा पैदा कर सकते हैं। यानी वो पैसा जो किसी का भी नहीं है वो पैदा करके उसको कर्जे में देकर सूद कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है तो आइए आज का लेक्चर सुनिए, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आपको फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के प्रिंसिपल्स सिखाऊं, मेरा ख्याल है जो पिछला लेक्चर था उसकी छोटी सी समरी कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है, रुपए की वैल्यू कदरी कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इतनी तेज़ इन्फ्लेशन है जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। हाँ, जो हम इंपोर्ट्स करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं वो कुछ भी नहीं। उसकी वजह से हमें खसारा हो जाता है। जब हमें खसारा होता है हमें बाहर से पैसे लेने पड़ते हैं। जब हम बाहर से पैसे लेते हैं हम डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। जब डेट ट्रैप में फंस जाते हैं तो बाहर वाले इदारे हमें कहते हैं प्राइवेटाइजेशन कर दो, डीरेगुलेशन कर दो, लिबरलाइजेशन कर दो, मईशत तेज़ हो जाएगी। मईशत तेज़ होती ही कोई नहीं, इसी साइकिल में हम फंसे रहते हैं। इन द मीन टाइम क्या होता है कि हमारा अपना सरमाया जो है मुल्क से बाहर चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल फ्लाइट होती रहती है। उसी तरफ हम देखते हैं कि ब्रेन ड्रेन भी होता रहता है, सरमाया भी मुल्क से बाहर जा रहा है और मेहनतकश लोग भी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। वो कहते हैं बाहर जाके काम करेंगे, लिहाजा यहाँ पे कोई बड़े लेवल की कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। यानी कि यहाँ पे सरमाया इकट्ठा हो और यहाँ पे लगे जिसके नतीजे में यहाँ पे तरक्की हो, ऐसा हो ही नहीं रहा। हम एक साइकिल ऑफ अंडर डेवलपमेंट में फंस गए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक तरफ इतने सारे काम हैं जिनको करने की ज़रूरत है। भाई स्कूल बनाने की ज़रूरत है, अस्पताल बनाने की ज़रूरत है, सड़कें बनाने की ज़रूरत है, रेलवे के सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, जहाज़ हमारे सारे पुराने हो गए वगैरह वगैरह। मैं मतलब हज़ारों चीज़ें गिन सकता हूँ। बिजली का नेटवर्क ठीक करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है, मतलब आप भी जानते हैं कितने सारे काम है। सफाई करने की ज़रूरत है, कनाल्स ठीक करने की ज़रूरत है, वाटर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, छोटे डैम्स बनाने की ज़रूरत है, बिजली का मसला ठीक करने की ज़रूरत है, गैस का मतलब एक इतनी बड़ी तादाद है जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे पास लाख तादाद लोग पड़े, हमारे पास इतने लोग पड़े कि यहाँ से लाख बंदा भी बाहर चला जाए तो हमें लेबर शॉर्टेज नहीं होती। मैं कहता हूँ 1 मिलियन बंदा भी बाहर चला जाए तो हमें महसूस ही नहीं होता कि मुल्क के अंदर आबादी कम हो गई है। 240 मिलियन लोगों का जनाब मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है जो कि शायद ही मतलब इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। हमें छोटा लगता है क्योंकि साथ इंडिया है, फिर ऊपर चीन है, फिर ऊपर सोवियत यूनियन हुआ करता था या रशिया, तो हमें लगता है हम बड़े छोटे से हैं, मगर एक्चुअली हम एक बहुत बड़ा, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है आबादी के हिसाब से। इट्स ह्यूज, इट्स मैसिव। इसका मतलब हमारे पास सरप्लस लेबर भरा पड़ा है। हमारे पास इतना लेबर है कि हमें समझ नहीं आ रही। लोग जो है वो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, लोग जो है वो रेडी लगा रहा है, कोई एमए करके जो है वो कहीं छोटी सी कहीं पे मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर बेच रहा है वगैरह वगैरह। मतलब हमारे पास इतने लोग हैं जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। मगर इन लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं? क्या इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है? एक तरफ तो इतने सारे काम हैं जो करने वाले, दूसरी तरफ इतने सारे लोग हैं जो उन कामों को कर सकते हैं, मगर वो सब लोग जो वो काम कर सकते हैं वो विले बैठे हुए हैं। कितनी अजीब सी बात है, वो विले बैठे हुए हैं, या तो टोटली काम ही नहीं कर रहे यानी कि अनएम्प्लॉयड है। अगर वो एम्प्लॉयड है तो वो अंडर एम्प्लॉयड है, यानी जो उनकी सलाहियत है उससे बहुत कम काम करें। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है किसी के पास मास्टर्स डिग्री, किसी के पास बैचलर्स डिग्री, मगर काम वो क्या कर रहा है? बर्गर लगा रहा है या किसी मैकडॉनल्ड के टिलर के पीछे बैठा हुआ है। वो अपनी सलाहियत तक काम नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? जब आप हुकूमत से पूछते हैं कि जनाब इतने सारे काम है करने वाले, आप करते क्यों नहीं हैं? आपको क्या तकलीफ है? आप उठें, अपने डेस्क से उठें और ये काम वगैरह जो है इनको मुकम्मल करें। तो हुकूमत क्या जवाब देती है? वो कहती है जी पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे पास पैसे ही नहीं है इतने कि हम इतने पैसे जो है वो लगा सकें और इतना सारा लेबर ख़रीद सकें और लेबर को से इतना सारा काम करवा सकें, कंस्ट्रक्शन करवाएं, स्कूल बनवाएं, अस्पताल बनाएं, हमारे पैसे नहीं है। मगर इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि मेरे जैसा अनाड़ी, आपके जैसा अक्लमंद आदमी ये ज़रूर हुकूमत से पूछेगा जनाब आप तो पैसे छाप सकते हैं, आपके पास पैसों की कमी क्या? हम तो पैसे नहीं ना छाप सकते, अगर हम पैसे छापेंगे तो लोग कहेंगे वो ये तो फ्रॉड कर रहा है, मगर आप तो पैसे छाप सकते हैं तो आपके पास पैसे की कमी क्यों है? तो हुकूमत ये जवाब देगी नहीं नहीं नहीं, हम पैसे नहीं छाप सकते। अगर हमने पैसे मज़ीद छाप दिए तो बहुत तेज़ी से
यहाँ पे महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले ही 27% महंगाई है, और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी अगर हमने पैसे छापने शुरू कर दी। हम पैसे नहीं छाप सकते। क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी, ये मैंने अगली थियोरी आपको सिखाई, और हुकूमत भी ये कहती है। देखें जी, एक तरफ है एम का मतलब है मनी सप्लाई, कितने हमने पैसे छापे, उसके साथ है वी का मतलब वेलोसिटी मनी की, कितनी तेज़ी से ये पैसा गर्दिश कर रहा है। एक तरफ तो इक्वेशन की ये चीज़ें खड़ी, दूसरी तरफ जो है जनाब आप देखें कि है पी का मतलब प्राइस लेवल के महंगाई कितनी हो रही, कितनी नहीं हो रही, और दूसरा है टी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, तमाम जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। यानी एक तरफ जो पैसा घूम रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कमोडिटीज़ घूम रही हैं, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हों। अगर बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा? मिसाल के तौर पे अगर हम मनी सप्लाई बढ़ा देंगे और जो कुल अशिया हैं उनकी मिकदार के अंदर इजाफा नहीं होगा, मनी बढ़ता रहेगा, अशिया वैसे की वैसी रहेंगी, तो क्या होगा कि पैसे की कीमत ढस करके गिर जाएगी। अगर मनी भी बढ़ता है और अशिया भी बढ़ती हैं तो फिर पैसे की कीमत जो है बराबर ही रहेगी, कोई महंगाई नहीं होगी। तो ये हुई क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी। यानी एक तरफ है मनी सप्लाई और वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। पिछले लेक्चर में मैंने सारी बात समझाई थी, अगर ये बहुत तेज़ लग रहा है आपको तो पिछला लेक्चर दोबारा से देखें। और दूसरी तरफ है इन्फ्लेशन का रेट, या आप कह लें प्राइस लेवल, एक ही बात है जिसको महंगाई कहते हैं। और साथ ट्रांजैक्शंस, टोटल ट्रांजैक्शंस, यानी अशिया जो हैं वो कौन सी अशिया जो है वो पैदा हो रही हैं और वो उनका तबादला जो हो रहा है उसको हम ये कहेंगे। आइए अब देखते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग क्या है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग को जब हम समझेंगे तो फिर हम ये समझेंगे कि मनी सप्लाई के अंदर गड़बड़ हो क्यों रही है, और फिर जब हम फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग को समझेंगे तो फिर हम ये बात समझ सकेंगे कि हुकूमत मज़ीद पैसा छाप क्यों नहीं सकती। अगर कोई स्कूल बनाना है या कोई अस्पताल बनाना है तो हुकूमत पैसा छाप के क्यों नहीं बना देती? यही सवाल है ना आपके जहन में। पैसा तो हुकूमत के पास बहुत होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत खुद ही पैसा बनाती है, पैदा करती है, खुद ही छापती है, तो मज़ीद हुकूमत जो है पैसा क्यों नहीं छापती, ये सवाल है। ले जी, लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था, एक बड़ी अहम बात की थी, और वो ये थी, मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने के सूदखोर अमीर लोग होते थे जो अपना पैसा किसी दूसरे को देते थे और फिर उसमें से सूद कमा के खूब अमीर हो जाते थे, दूसरे का सत्यानाश कर देते थे। मगर जदीद ज़माने के सूदखोर, जिससे मेरी मुराद है बैंक्स, ये नहीं करते। वो अपना पैसा नहीं इस्तेमाल करते, वो आपका पैसा इस्तेमाल करते हैं। किस मकसद के लिए? वो आपसे पैसा लेते हैं और फिर किसी और को उस पे से कर्जा देते हैं, और जब वो कर्जा देते हैं उसमें से जो सूद कमाते हैं थोड़ा सा ऐसा आपको भी उसमें से दे देते हैं, बाकी हिस्सा अपने पास रखते हैं जी। ये कैसे मुमकिन है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो ये कि जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वो पैसा आप पूरे का पूरा हर वक्त विड्रॉ तो नहीं करते। फ़र्ज़ करें कि आपने 1 लाख रुपया बैंक में डाला। अब आपने ये सोचा कि चलो जी, लाख रुपया मैंने बैंक में डाला है, मेरे माँ प्यो थोड़े से बूढ़े हैं, शायद वो बीमार हो जाएं, तो मैं इस तरह करता हूँ कि कोई 10-20 हज़ार रुपया मैं इस्तेमाल करूँगा, बाकी 80-90 हज़ार रुपया जो है ना मैं बचा के रखने की कोशिश करूँगा। 80-90% मैं बचा के रखने की कोशिश करूँगा, मैं सेविंग्स करूँगा। सेविंग्स का मतलब ये है कि ये पैसे मैं बचा के रखूँगा, किसी ऐसा दिन आ गया जिस वक्त मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो ये पैसे मेरे पास महफूज बैंक में पड़े होंगे। मगर आपको इस बात का नहीं पता होगा कि आपके ख्याल में तो आपने जो पैसे उठा के अपने आपको मिले कहीं से, नौकरी से आपने आपको पैसे मिले, वो उठा के आपने बैंक में डाल दिए, ठीक है। और आपका ख्याल है कि वो बैंक में कहीं पे बड़े से वॉल्ट के अंदर कहीं बड़ा सा सेफ होगा, उसके अंदर उन्होंने वो पैसे उठा कर ठक करके रख दिए। मगर ऐसा नहीं है। अब बैंक्स को ये एहसास होता है कि बैंक सोचते हैं कि देखो तैमूर ने लाख रुपए डलवाए, फलाने ने भी इतने डाले, उतने इसने डाले, उतने इसने डाले। मगर पता है क्या है, साल ब साल हमने इनके पैसे रखे हुए हैं, मगर हमने गौर ये किया है कि जो कुल हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, मगर जो कुल हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं उसमें से लोग जो हैं अक्सर तकरीबन 10% अपने पैसे निकालते हैं या इस्तेमाल करते हैं, बाकी 90% हमारे पास पड़े रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। अगर मेरे पास सेफ़ है तो सेफ़ में 90% पैसे पड़े रहते हैं, इस्तेमाल ही नहीं होते, वो बाहर ही नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? क्योंकि उन्होंने सेविंग्स के लिए दिए हुए। तो 90% पैसे ऐसे ही पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं उनको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ किसी मकसद के लिए। तो बैंकों ने ये सोचा, अगर मैं ये पैसे किसी और को दे दूँ, कर्जा दे दूँ किसी और को इन पैसों से, तो उस कर्जे में से फिर मुझे भी कुछ मुनाफा मिलेगा, उस मुनाफे में से मैं अपने डिपॉजिटर को भी थोड़े से पैसे दे दूंगा और ख़ुद भी खूब पैसे कमाऊंगा। दोबारा से बात समझाता हूँ, ये बड़े गौर से समझने वाली बात है। जब आप आमदनी कमाते हैं और अपने पैसे उठा के बैंक में डाल देते हैं, और आपकी ज़हनियत ये होती है, हर बंदे की होती है, क्यों ना हो,
कि जी ये मेरे पैसे बैंक के अंदर महफूज पड़े, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं पैसे निकाल लूँगा। अब ज़रूरत आपको रोज़ रोज़ तो नहीं होती, जो रोज़ रोज़ की ज़रूरत होती है वो जो कुल पैसे हैं उसकी कुछ शरह होती है, उसकी कुछ हिस्सा होता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 लाख रुपए डाले हुए हैं तो उसमें से हो सकता है आप 10-20 हज़ार रुपये हर महीने इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा आप शायद इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपने 10 लाख रुपए डाले हुए हैं तो उसका भी आप हो सकता है 10% इस्तेमाल करते, उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग तो ज़्यादा बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, मिसाल तौर पे अगर उन्होंने लाख रुपए डाला है तो शायद वो हर महीने 40-50 हज़ार रुपये यानी 50% इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो लोग जिन्होंने करोड़ों रुपए डाले हैं वो चंद लाख रुपए भी निकाल लें तो ये एक बहुत छोटी सी परसेंटेज बनती है। मिसाल तौर पे मैंने करोड़ रुपए डाले हुए, मगर अगर मेरा गुजारा घर का खर्चा जो है लाख रुपए में हो जाता है तो ये बहुत छोटी सी परसेंटेज उसकी 10% बन जाती है। तो तमाम डिपॉजिटर्स को जब आप देखते हैं, तमाम के तमाम डिपॉजिटर्स को आप जब देखते हैं तो एवरेज निकाल सकते हैं आप कि ऑन एवरेज लोग जो हैं वो जो पैसे हमारे पास जमा कराते हैं उसका कितना हिस्सा हर महीने इस्तेमाल करते हैं, कितना हिस्सा उसका सर्कुलेट करता है और कितना हिस्सा हमारे पास वैसे ही बेकार पड़ा रहता है। निकाला जा सकता है, इसकी शरह निकाली जा सकती है, इसकी एवरेज निकाली जा सकती है। तो बैंकों ने जो एवरेज निकाली है वो ये है कि जो लोग पैसे हमारे पास जमा कराते हैं उसमें से 10% हिस्सा वो बाकायदा इस्तेमाल करते रहते हैं और 90% हिस्सा हमारे पास पड़ा रहता है कि ये जी महफूज है बैंक के पास, मेरी सेविंग्स है। 90% हिस्सा बैंक में पड़ा रहता है और सर्कुलेट नहीं होता। कैसी दिलचस्प बात है। अब बैंकों ने ये सोचा कि ये जो 90% हिस्सा है जो पड़ा हुआ है हमारे पास, किसी ने लाख रुपए डाले तो वो तो सिर्फ 10,000 रुपये उसमें से इस्तेमाल कर रहा है, तो बाकी जो 90,000 रुपये हैं उसके साथ मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मेरे पैसे नहीं हैं, बैंक के पैसे नहीं हैं, पैसे किसी और ने डाले हैं, ठीक है, मगर बैंक ये सोचता है कि ऐसा करता हूँ ये 90,000 रुपये मैं किसी और को उधार में दे देता हूँ और उसे कहता हूँ कि मुझे तूने जो है ना 15% या चलो 18% इस पे जो है ना मुनाफा कमा के देना, सूद कमा के देना, इन अदर वर्ड्स, ठीक है, मैं आपको कर्जा दूंगा, आपने मुझे 15% के हिसाब से जो है वो इस पे मुनाफा देना है। वो 15% जब इजाफा आता है तो उसमें से हो सकता है कि मैं चलो 10%, 8%, 9%, चलो अगर मैं बहुत ही जेनरस हूँ तो 12% मैं जो डिपॉजिटर को दे दूंगा। जिसके लाख रुपए थे उसे कहूँगा देखें हमने आपकी आमदनी में इजाफा कर दिया, हमने आपको 8% इंटरेस्ट दे दिया, इंटरेस्ट नहीं हो ये तो बड़े गलत टर्म है, मगर वो कह देंगे हमने आपको 8% प्रॉफिट दे दिया, मुनाफा दे दिया, ठीक है जी। आपने लाख रुपए जमा कराया और देखें कि साल के बाद वो 1,10,000 रुपये बन गया, ले जी मौज करें आप, देखें आपने कोई काम भी नहीं किया और आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए सिर्फ इस मकसद के लिए कि आपने बैंक के अंदर पैसे दिलवाए थे। अब 10% हिस्सा तो मैंने अपने डिपॉजिटर को दे दिया और 5% हिस्सा मैंने अपने पास रख लिया, जिससे मैंने अपना बैंक भी चलाना है, मगर वो 5% हिस्सा इतने सारे लोगों का होगा कि ट्रस्ट मी वो बहुत बड़ी रकम बन जाएगी। तमाम डिपॉजिटर से अगर मैं 5% खींचता रहूँ तो आप अंदाज़ा करें कि वो कितना बड़ा बन जाए। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि 1 लाख रुपया मैंने जमा कराया, ठीक है, एक बंदे ने जमा कराया, फ़र्ज़ करें बैंक ने 1 लाख रुपये में से 90,000 रुपये जो है वो आगे कर्जे में दे दिए। अब जो 90,000 रुपये कर्जे में पैसे दे दिए, वो भी जिस बंदे को कर्जा मिला उसने कहा ओए मेरे पास 90,000 रुपये आ गए, तो उसने उस 90,000 रुपये के साथ क्या किया, उसने भी बैंक में जमा करा दिए, क्योंकि उसने इस्तेमाल करने वो अपने पलंग के नीचे तो नहीं डालेगा, अपने तकिए के नीचे नहीं डालेगा, घर में तो नहीं रखेगा, घर में रखेगा सोचेगा यार डाकू आ जाएगा उठा के ले जाएगा, मैं बैंक में जमा करा देता हूँ, जो मैं इस्तेमाल करना मैं इस्तेमाल कर लूँगा। अब वो 90,000 रुपये भी उसने अंदाज़ा करें बैंक में डाल दिए। तो पहले 1 लाख रुपये थे, अब 1 लाख रुपए में से 90,000 रुपये मैंने कर्जा दिया लोगों को, ठीक है, वो जिन लोगों को मैंने कर्जा दिया 90,000 रुपये उन्होंने भी आगे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब उस 90,000 रुपये में से भी उन्होंने 10% ही इस्तेमाल करना है क्योंकि यही एवरेज है। तो अब 90,000 रुपये में से 81,000 रुपीज़ जो है मैं आगे मजीद ज़ाया पड़ा हुआ, मैं कहूँगा यार ये भी मैं कर्जे में दे सकता हूँ। तो अब 90,000 रुपये में से 81,000 रुपीज़ के कर्जे में अदा कर दूँगा। ओए अंदाज़ा कर रहे हैं आप। पहली बात तो ये साबित हुई कि बैंक अपने पैसों से कर्जे नहीं लोगों को देता, लोग जो बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं वो पैसे वो लोगों को आगे कर्जों में देता है और उसमें से मुनाफा कमाता है, कुछ हिस्सा जो है वो डिपॉजिटर्स को वापस दे देता है और बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता है। और इसी तरह दूसरी बात यह है कि जब वो किसी दूसरे को कर्जे देता है, जो कर्जा लेने वाला है वो भी आगे या तो उसी बैंक में डाल देता है या किसी और बैंक में डाल देता है, किसी ना किसी बैंक में वो चला जाता है।
तो वो भी डिपॉजिट बन जाता है। जब वो भी डिपॉजिट बन जाता है तो अब पहले बैंक के पास अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट था और 90,000 रुपए आगे उसने आगे मजीद कर्जे दिए, तो अब जब वो 90,000 रुपए फिर दोबारा बैंक में आया तो अब बैंक के पास कितने पैसे हो गए? 1,90,000 रुपए। इसका मतलब ये है कि बैंक ने पहले अगर कुल मुईशत में सिर्फ लाख रुपया ही था, किसी मिसाल के तौर पे मैं अकेला बंदा काम करता हूँ, मैंने बैंक में लाख रुपए डाल दिए, अब उसमें से 90,000 रुपए बैंक ने जो है आगे कर्जे दे दिए। अब टोटल मनी जो कि इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है वो 1 लाख रुपए नहीं है, अब वो 1,90,000 रुपए बन गया। आप सोचेंगे कि कैसे? हुकूमत ने तो कोई मजीद पैसे नहीं छापे, तो 1,90,000 रुपए कैसे पैदा हो गए मीशत के अंदर? है ना मज़ेदार बात। इसका जवाब ये है कि जी मीशत के अंदर जो पैसा है, जो पेपर मनी है, वो तो उतना ही सर्कुलेट कर रहा है जितना पहले है, मगर क्योंकि सर्कुलेट जितना पैसा कर रहा है, लोगों के अंदर गर्दिश जो पैसा कर रहा है, उसके अलावा बहुत सारा पैसा लोग कह रहे हैं हमारा बैंक के अंदर पड़ा हुआ है। असल में तो बैंक के अंदर पड़ा नहीं हुआ, वो तो जो बैंक के अंदर आपने 1 लाख रुपए डाला था उसमें से 90,000 रुपए उन्होंने निकाल के और लोगों को दे दिया। तो अब कुल मुईशत के अंदर पैसे कितने बन गए? 1,90,000 रुपए। अब वो 90,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो भी उन्होंने बैंक में डाल दिए, उसमें से भी आपने 90% पैसे जो है उसमें से कर्जे दे दिए, तो 81,000 रुपीज़ के आपने आगे मजीद कर्जे दिए। तो अब कितने पैसे बन गए? 1 लाख रुपया प्लस 90,000 रुपीज प्लस 81,000 रुपीज। अंदाजा करें आप, isn't that amazing? अब जो है वो 2 लाख से ज्यादा पैसे बन गए। इसी तरह जब 81,000 रुपीज जब लोगों के हाथ में आएंगे तो वो उनके साथ क्या करेंगे? बैंक में डालेंगे, 10% इस्तेमाल करेंगे। तो अब बैंक के पास 81,000 रुपीज भी वापस आ गया। अब उन्होंने 81,000 रुपीज के साथ क्या किया? 8.1% परसेंटेज वाइज देख लें आप, उन्होंने वो बचा लिया, 8,100 रुपीज उन्होंने बचा लिया और बाकी उन्होंने वो भी कर्जों में दे दिया, यानी कि 72,000 रुपीज उन्होंने अब मजीद कर्जों में दे दिया। शॉकिंग बात है। अब वो 72,000 रुपीज जब लोगों के पास आया, उन्होंने उसके साथ क्या किया? उन्होंने कहा चलो इसमें से 10% इस्तेमाल करेंगे, बाकी बैंक में डाल देंगे। उन्होंने वो भी बैंक में डाल दिया। अब वो जब बैंक में गया तो उन्होंने कहा ठीक है इसमें से 10% रख लो और बाकी 90% कर्जों में दे दो। अब वो 72,000 रुपीज में से भी 7,200 रुपीज बचा लेंगे और बाकी कर्जों में दे देंगे, 63,000 रुपीज के कर्जे दे देंगे। अब 63,000 रुपीज लोगों के पास आया, उन्होंने उसके साथ क्या किया? वो भी बैंक में डाल दिया, 10% इस्तेमाल किया, 6,300 रुपीज जो है वो बैंक ने कहा ठीक है ये बचा लो, बाकी ये भी कर्जों में दे दो, और 54,000 रुपीज के मजीद जो है वो कर्जे दे दिए। इस तरह कर्जे दे देकर मतलब 1 लाख रुपए में से मजीद कर्जे निकलते जा रहे हैं। पहले 90,000 रुपये कर्जा दिया, फिर उसके बाद 81,000, उसके बाद 72,000, उसके बाद 63,000 वगैरह करते करते आप देखें कि बैंकों ने कर्जे दे देकर मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, बल्कि इतना बढ़ा दिया मनी सप्लाई को, इतना बढ़ा दिया कि आप सोचें कि मईशत में किसी एक वक्त में 90% जो मनी सप्लाई है वो बैंक पैदा करते हैं, हुकूमत नहीं पैदा करती। मैं शॉकिंग बात है, मैं फिर रिपीट करता हूं, 90% मईशत के अंदर जो पैसा लोग कहते हैं हमारे पास है, वो जनरेट कहां से होता है? वो नोट छापने से जनरेट नहीं होता। इनफैक्ट जो नोट छापने वाली करेंसी है वो सिर्फ 10% होती है पूरी टोटल करेंसी की, और तकरीबन 90% करेंसी जो कि सर्कुलेट कर रही होती है बैंकों के जरिए, वो बैंकों ने खुद पैदा की होती है। कैसे? कर्जे दे देकर। जी हाँ, एब्सोल्युटली, ये किसी इकोनॉमिस्ट से आप पूछ लें, दिस इज द फैक्ट। जो हुकूमत ने पैसे छापे हैं, ठीक है, वो हैं जो कि जिसको हम कहते हैं M0, ठीक है, उसके बाद उसमें आता है M1, M2, M3 वगैरह, ये चलता रहता है, यानी ये सर्कुलेट होता रहता है। इसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं मज़ीद, मगर जो आज का मकसद है लेक्चर का, उसमें इतना कहना काफ़ी है कि हुकूमत जो पैसे छापती है, वो पैसे ज़ाहिर बात है जो छपे हुए पैसे हैं, जो नोट हैं, वो नोट जो है लोगों के पास आमदनी की शक्ल में आते हैं। लोग वो आमदनी जो है बैंकों में डालती हैं। बैंकों को ये एहसास होता है कि जो आमदनी हमारे पास आई, यानी जो डिपॉजिट हमारे पास आए हैं, उसमें से लोगों ने सिर्फ 10% ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है, 90% हमारे पास पड़ा रहेगा। उन 90% में से वो कर्जे देते हैं। वो जब कर्जे देते हैं तो वो लोग जिनको कर्जे मिलते हैं, जो पैसे उनको मिलते हैं, वो लिख देते हैं कि हमने आपको देने हैं
आप तैमूर रहमान आपने हमें दिए 1 लाख रुपए, ये देखें लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, ये देखें कंप्यूटर पे आप ATM पे टाइप करेंगे आपको लिखा होगा 1 लाख रुपए, मगर वो जो 1 लाख रुपए मैंने दिए थे ना, वो जो नोट मैंने दिए थे वो अब बैंक के पास नहीं है। जी हाँ, जो लाख रुपए मैंने दिए थे, जो नोट मैंने दिए थे, उसमें से 10,000 नोट जो हैं वो बैंक ने बचा लिए, बाकी 90,000 नोट जो मैंने बैंक को दिए थे उससे वो उन्होंने किसी और को दे दिए। जी हाँ, और उसमें से उन्होंने जिनको उन्होंने दिए उन्होंने वापस बैंकों में रखे, जिन्होंने वापस 90,000 बैंकों में रखे हैं तो वो भी उन्होंने मजीद जो है लोगों को कर्जों में दे दी, उन्होंने फिर वापस दिए वो उन्होंने कर्जों में दे दी। 10% वो हमेशा रख लेते हैं, हर साइकिल में 10% वो रख लेते हैं करेंसी, और बाकी वो कर्जों में दे देते हैं। तो इस तरह, क्योंकि इसको कहते हैं रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो का मतलब ये है कि वो रेशियो, वो तनासब जो कि बैंक अपने पास रखती है कि नहीं तैमूर ने आके 10% तकरीबन अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पैसे निकालने, तो 10% मैंने बचा के रखना है, इसको कहते हैं रिजर्व रेशियो। ये रिजर्व कर लेते हैं, वो रेशियो जो आपने रिजर्व करना है, यानी ये आपने कर्जों में नहीं देना। तो ये अबाउट 10% होता है, ज़्यादा भी हो सकता है मगर मोटा मोटा इसका हिसाब ही होता है कि अबाउट 10% होता है। बाकी 90% जो है वो आप कर्जों के अंदर दे दें। तो इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा कर्जे में दिए लाख रुपए में से 90,000 रुपये और बन गए। अब वो 90,000 रुपये एक्चुअल मनी नहीं है, इन द सेंस कि वो नोट नहीं है 90,000 रुपये, नोट जो है वो 1 लाख रुपए ही है सिर्फ, मगर जो कुल पैसे लोग कह रहे हैं हमारे पास आमदनी है, हमारे पास पैसे जो हैं वो इकोनॉमी के अंदर अब 1,90,000 हो चुके हैं। उसके अंदर मजीद 81,000 और ऐड होगा, उसके अंदर मजीद 72,000 और ऐड होगा, उसके अंदर मजीद 63,000 ऐड होगा, उसके अंदर मजीद 54,000 ऐड होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये चलता रहेगा जब तक ये जीरो पे नहीं चला जाता। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल मनी किसी इकोनॉमी के अंदर है, टोटल मनी से मतलब ये है कि मेरे पास मैंने कर्जा लिया हुआ है, वो भी मैं खर्च कर सकता हूँ ना, तो वो मनी है ना मेरे पास। तो टोटल मनी है उसका 90% हिस्सा निजी बैंक्स बनाते हैं, वो सिर्फ 10% हिस्सा हुकूमत छापती है, और 90% हिस्सा किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, किसी भी जदीद मईशत के अंदर वो बुनियादी तौर पे बैंक्स बनाते हैं। और ये इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, कि एक फ्रैक्शन को रिजर्व कर लो, एक हिस्से को रिजर्व कर लो, वो हिस्सा होता है 10% तकरीबन, और बाकी हिस्से कर्जों में दे दो, और क्योंकि बाकी हिस्से आपने कर्जों में दे दिए तो वो मजीद पैसे पैदा हो गए हैं। जी, कैसी मजेदार बात है। अब इसमें से हम निकाल सकते हैं मनी मल्टीप्लायर, यानी कि अगर हुकूमत ने 1 लाख रुपए छापे हो तो टोटल मनी कितना पैदा हो जाएगा। मनी मल्टीप्लायर होगा 1 डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो। अगर रिजर्व रेशियो 10% है तो 1 डिवाइडेड बाय 10%, ठीक है। तो इसको कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, यानी कि कितने नंबर से मनी जो है वो बढ़ जाता है। और मोटा मोटा इसका हिसाब यही है कि अगर 10% जो है वो रिजर्व रेशियो है तो आप यही समझें कि 90% मईशत के अंदर जो पैसे गर्दिश कर रहे हैं, जो लोगों के पास पैसे हैं, वो दर हकीकत हुकूमत ने नहीं बनाए, हुकूमत ने नहीं छापे, वो बैंकों ने। बैंक क्या है? एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक टोटली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और इस मकसद के लिए बनाया जाता है कि मुनाफा बनाना है, कैपिटलिस्ट प्रॉफिट बनाना है, ठीक है। उनका कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि पैसे बनाने। ऑब्वियस बात है, ठीक है। वो फलाई काम वगैरह कर लेते होंगे, कभी कभार किसी सिंगर सुंगर को भी दावत दे देते होंगे कि आज को गाना गा दो को फ्लड रिलीफ के लिए, मगर एक्चुअल उनका काम ये नहीं है। काम उनका ये है कि जिन लोगों ने डिपॉजिट किए हैं उनको वो कहते हैं कि जी हम आपको आपकी आमदनी में इजाफा करके देंगे, 10%, 8%, 11%, 12%, जो भी। अगर आप लॉन्ग टर्म सेविंग्स अकाउंट में जाते हैं 5-10 साल के लिए अपने पैसे बंद कर देते हैं, वो कहते हैं हम आपको 13% तक दे देंगे। अगर आप कहते हैं नहीं 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 ये नहीं मुझे ठीक, तो वो कहते हैं चले हम आपको 5% तक दे देंगे, ठीक है ना। सो एनीवे, अब इससे सबक क्या है? सबक मज़ेदार है, बड़ा बहुत दिलचस्प किस्म का सबक है कि मईशत जो चलती है, जो जिन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होती है, वो ना तो हुकूमत फैसला करती है, ना तो 90% पैसा हुकूमत बनाती है, ना वो आप और मैं फैसला करते हैं, ना ही वो फ्रेंकली इंडस्ट्रियलिस्ट फैसला करते हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है कि ये फैसला कि किस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं करते एक जदीद मईशत के अंदर। कौन फैसला करता है? फिर बैंक्स फैसला करते हैं। बैंक्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बैंक्स के जो सीईओज हैं, वो फैसला करते हैं कि किस सरमायादार को कर्जा देना है और किसको कर्जा नहीं देना। जिस सरमायादार को वो कर्जा देंगे वहाँ पे तरक्की शुरू हो जाएगी, जिस सरमायादार को कर्जा नहीं देंगे वहाँ तरक्की बंद हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर बैंक्स ये फैसला करते हैं कि स्कूल्स बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, स्कूलों को अगर कोई सरमायादार हमारे पास आता है कहता है हमने प्राइवेट स्कूल बनाना है तो उसको कर्जा दे दो,
तो इसका मतलब है स्कूल्स धड़ाधड़ बनने शुरू हो जाएंगे। अगर बैंक्स ये फैसला करते हैं स्कूल्स बेकार हैं, स्कूल्स के साथ क्या करना है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर। जो भी आगे ये कहता है कि मैं जी ज़मीन लेके तो उस पर घर बना के घर बेचूंगा तो ये बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, तो उसको अगर पैसा देना शुरू कर दें तो मईशत का रुख मुड़ जाएगा, उस तरफ चला जाएगा। यानी मईशत के रुख पर के हवाले से जदीद सरमायादारी दराना मईशत में जो फैसला करता है, जो प्लान करता है इकोनॉमी को, दर हकीकत वो बैंक्स हैं। बैंक्स प्लान करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इस तरफ जाएगी या उस तरफ जाएगी, कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। उनकी तो कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सके। समझ आई आपको? अच्छा, अब इसमें दिलचस्प बात और मज़ीद है कि जब बैंक्स ये पैसा पैदा करते हैं, अगर वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा पैदा कर दें तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पैसा अगर बहुत ज़्यादा हो जाए और उसके मुकाबले में मईशत जो है वो आगे ना बढ़े, तो मतलब है कि इतनी पैदावार ना हो, जितना पैसा बढ़ जाए उतनी पैदावार ना हो। ज़ाहिर बात है अगर मैं किसी को कर्जा देता हूँ और वो कहता है मैं फैक्ट्री लगाने लगा हूँ, तो उसको फैक्ट्री लगाने में कोई टाइम तो लगेगा, साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे। मैं बहुत सारे अगर कर्जे दे दूँ नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट को और वो अभी लगा रहे हैं अपनी फैक्ट्रियाँ मगर कोई पैदावार ना कर रहे हैं, तो क्या होगा कि पैसा ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो इस पैसे की सर्कुलेशन, पैसा इन सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, यानी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और कमोडिटीज़ जो हैं वो नहीं बढ़ेंगी। जब मनी सप्लाई बढ़ जाएंगी और कमोडिटीज़ नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के हिसाब से, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी। यानी कि जब बैंक्स बहुत ज़्यादा कर्जे देते हैं इस गर्ज से कि वो मुनाफा कमाएं, मगर कर्जा जब वो देते हैं तो जाहिर बात है नई फैक्ट्रियाँ लगती हैं, नए इदारे बनते हैं, नई चीज़ें जो हैं वो स्टार्टअप होती हैं, नए स्टार्टअप्स होते हैं। जब वो कर्जे देते हैं तो जाहिर बात है इस मकसद के लिए देते हैं कि नई चीज़ें जो हैं वो पैदा हों, तो नए स्टार्टअप्स होते हैं, तो मईशत एक तरह से ग्रो भी करती है। यानी कि लोग वो कर्जा लेते हैं, वो कहते हैं मैं तो फैक्ट्री बना रहा हूँ, फैक्ट्री बनाने के लिए वो कहते हैं चल भाई मजदूर थे, आप अड्डे पे जाते हैं, मजदूरों को लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कराते हैं, मजदूरों को हायर करते हैं वगैरह वगैरह, फैक्ट्री लगानी शुरू करते हैं। तो एक तरफ क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाती है, मगर दूसरी तरफ क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। जब बैंक्स बहुत तेज़ी से कर्जे दें तो उसके नतीजे में एक तरफ महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि एकदम से पैसा जो है इकोनॉमी के अंदर वो फेंकते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, और मगर एट द सेम टाइम क्योंकि उन्होंने पैसा मईशत के अंदर फेंका है तो उसके नतीजे में जो जिन सरमायादारों के पास पैसा है वो जल्दी जल्दी लोगों को हायर करते हैं, काम देते हैं कि ये काम कर, मैंने कर्जा लिया हुआ भाई, मैंने कर्जा वापस अदा करना है, मैंने अपनी फैक्ट्री लगानी वगैरह वगैरह, तो अनएम्प्लॉयमेंट नीचे चली जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर बैंक्स जो है वो कर्जा ना दे, पीछे खींच लें, मनी सप्लाई को खींच लें, वो कहें कि नहीं ये कर्जे बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन का रेट जो है वो गिर जाएगा, बट एट द सेम टाइम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। अगर वो पैसे खींचना शुरू कर दे कि नहीं मैंने पैसे नहीं देने, और सरमायादारों से कहें कि जी अपने पैसे आप अदा करें, जो कर्जे हमने आपको दिए थे वो अब उनके पैसे वापस करें, तो क्या होगा कि सरमायादार मजबूर होगा कि मैंने तो पैसे वापस करने हैं, अब मैंने अपना कर्जा अदा वगैरह करना है, मैंने चीज़ें बेचनी है वगैरह वगैरह। अब बैंक्स जो हैं वो पैसे खींच रहे हैं, पैसे क्योंकि खींच रहे हैं, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ नहीं रही, कमोडिटीज़ जो है वो बढ़ेंगी, तो उलट हो जाएगा। उलट से मुराद ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन जो है वो अब कम होनी शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर फिलिप्स कर्व। क्या कहते हैं? फिलिप्स कर्व। ये आप ग्राफ वगैरह देख सकते हैं, ये कोई इतना क्लियर रिलेशनशिप नहीं मगर मोटा मोटा रिलेशनशिप ये चलता रहता है कि जब बैंक ज़्यादा कर्जे देते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ जाती है, बेरोजगारी कम हो जाती है। और जब बैंक्स जो है वो पैसे खींच लें, हाथ अपना खींच लें और कर्जे ना दें, तो क्या होता है, उलट होता है, महंगाई कम हो जाती है मगर बेरोजगारी बढ़ जाती है। ये मैं नहीं सिर्फ कह रहा, ये सारे जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट हैं वो इस रिलेशनशिप को कबूल करते हैं जो मैं आपको रिलेशनशिप समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, गौर कीजिए, मजदूरों के लिए इसका मतलब क्या है। हमने तो तबकाती नुक्ता नज़र से भी थोड़ी सी चीज़ों को देखना है ना। अगर आप मेहनत कश हैं, अगर आप मजदूर हैं, अक्सर पाकिस्तानी लोग ये समझते हैं मजदूर का मतलब है मैंने कहीं पकड़ी हुई। नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर आप मेहनत कश हैं, मिसाल के तौर पर आप डेस्क पे काम करते हैं, आप एम्प्लॉई हैं, किसी किस्म के भी आप एम्प्लॉई हैं, तो उस वक्त के अंदर सरमायादाराना निज़ाम के अंदर, उस वक्त के अंदर जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, आप बड़े खुश होंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बड़ी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, आप बड़े खुश होंगे, आप कहेंगे यार रोज़गार बढ़ा है यार, हर जगह जाके नौकरियां मिल रही हैं, लोग नौकरियों पे रख रहे हैं। तो मज़ेदार बात यह है कि महंगाई बढ़ जाएगी।